हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशंस एनर्जी, या इसे बोलते हैं आयोनाइजेशंस एंथैल्पी, या इसका एक और नाम है आयोनाइजेशंस पोटेंशियल। तो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल्स का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम बात करेंगे आज आयोनाइजेशंस एंथैल्पी, आयोनाइजेशंस पोटेंशियल या आयोनाइजेशंस एनर्जी की। तो आयोनाइजेशंस एंथैल्पी, आयोनाइजेशंस पोटेंशियल और आयोनाइजेशंस एनर्जी क्या होती है, पहले उसकी हम डेफिनेशंस लिखते हैं, फिर हम समझते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे आयोनाइजेशंस एनर्जी, टॉपिक है हमारा आयोनाइजेशंस एनर्जी, या इसे लिखते हैं आई से, या इसका एक और नाम क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये शायद एंथैल्पी लिखा हुआ दिख नहीं रहा होगा लाइट के रिफ्लेक्शंस की वजह से, तो ये यहाँ पे एंथैल्पी लिखा है और इसे रिप्रेजेंट करते हैं H डेल एच आई, डेल आई और H से। ये जो I लिखा हुआ है, ये इस डेल जो बनाया है हमने, इसके बेस में लिखा हुआ है स्मॉल I और H। तो ये रिप्रेजेंट करता है आयोनाइजेशंस एंथैल्पी को, और इसका एक और नाम है आयोनाइजेशंस पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को लिखते हैं IP। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आयोनाइजेशंस एंथैल्पी, आयोनाइजेशंस पोटेंशियल या आयोनाइजेशंस एनर्जी की। तो पहले इसकी डेफिनेशंस लिखते हैं, फिर इसे हम समझते हैं कि आयोनाइजेशंस एंथैल्पी, आयोनाइजेशंस एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड to removed outermost shell electron from isolated gaseous state of an element। यानी कि आयोनाइजेशंस एनर्जी का मतलब क्या होता है, ये जो हमने अभी इंग्लिश में इसकी डेफिनेशंस लिखी है, इसका हिंदी अगर मतलब हम समझे कि इसका मतलब क्या होता है, तो जब भी कोई एलिमेंट्स रहता है, कोई भी आप एलिमेंट्स ले लो और उस एलिमेंट्स की आप गैसियस स्टेट ले लो, गैसियस स्टेट में ले लो उस एलिमेंट्स को, यानी कि उस एलिमेंट्स के जो एटम्स है उन्हें आप गैसियस स्टेट में ले लो। मान लो कोई एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, कोई भी रेंडम एक एलिमेंट्स ले लो। मान लो हमारे पास में कोई एलिमेंट्स के एटम्स हैं, इस बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं। अब ये जो एलिमेंट्स के एटम रखे हुए हैं इस बॉक्स के अंदर, ये इस कंडीशन में आइसोलेटेड कंडीशन में है। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, तो आइसोलेटेड का मतलब होता है कि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि ये न्यूट्रल एटम्स हैं, यानी कि इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या इक्वल है। तो ये आइसोलेटेड कंडीशंस में रखे हुए हैं इस बॉक्स के अंदर किसी भी एक एलिमेंट्स के एटम, और ये जो एटम्स रखे हुए हैं ये आपस में कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहे, यानी कि ये एटम्स अभी अलग अलग है, इनमें कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म नहीं हुए हैं। तो जब किसी भी एलिमेंट्स के आइसोलेटेड एटम को, और आइसोलेटेड एटम किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में रखे हुए, ये यहाँ पे लिख देते हैं हम, गैसियस स्टेट में है ये अभी। किसी भी एलिमेंट्स के आइसोलेटेड एटम जो कि गैसियस स्टेट में रखे हुए, उन एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी लगती है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी एनर्जी को बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि कहने का मतलब क्या, कि अगर कोई एटम है आपके पास जो गैसियस स्टेट में है और अभी किस कंडीशन में है, ये न्यूट्रल है, और इस एटम्स को आपने कुछ एनर्जी दी,
कुछ एनर्जी दी, और ये एनर्जी देने के बाद ये जो एटम है आपका, ये एटम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और आयन जो बनता है वो आयन आपका पॉजिटिव आयन बनता है, यानी कि केटायन बनता है। केटायन में कन्वर्ट कर दिया आपने इसको, और केटायन में जब इसको आपने कन्वर्ट किया तो जो इसकी आउटर मोस्ट शेल थी, यानी कि आखिरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, आउटर मोस्ट सेल से इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है या जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उस एनर्जी को बोलते हैं, उस एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम क्यों दिया गया? तो जब इस एलिमेंट्स के एटम को आप हीट के फॉर्म में एनर्जी देते हो, यानी उसे गर्म करते हो या उसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर में जो आपको हीट की रिक्वायरमेंट लगती है, या इस एटम्स को जितनी हीट की रिक्वायरमेंट लगती है आयन फॉर्म होने के लिए, उस आयोनाइजेशन एनर्जी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि एंथैल्पी का जनरल मतलब होता है हीट कंटेंट, टोटल की कोई भी सिस्टम की हीट कंटेंट को ही जनरली एंथैल्पी बोला जाता है। तो अगर आप हीट के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो तो उसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आप यही एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में दे रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हो, तो उसे बोलेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि आप पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहे हो वहां पे। तो ये होता है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि किसी भी एलिमेंट्स के एटम्स को जो गैसियस स्टेट में है, उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जितनी भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उस एनर्जी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है आउटर मोस्ट शेल से, अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है आउटर मोस्ट शेल से, ये इलेक्ट्रॉन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी कि आपने जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है आउटर मोस्ट शेल से किसी भी एलिमेंट्स की, वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये जो केटायन बना है इस पे एक सिंगल चार्ज आया, सिंगल पॉजिटिव चार्ज आया है, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ, तो उसे कहा जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि पहली बार अगर किसी भी आइसोलेटेड एटम्स को या न्यूट्रल एटम्स को आयन में कन्वर्ट करने में, या सिंगल आयन या सिंगली आयन कन्वर्ट करने में जो एनर्जी की जरूरत लगती है उसे कहा जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट यहां लिख देते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी IE लिखते हैं, और इसे डिनोट किया जाता है IE फर्स्ट है, यानी कि 1 लिखा जाता है इसके बेस में। अब अगर आपको किसी भी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होते हैं आपको किसी भी एटम से, तो उसे कहा जाता है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसे डिनोट किया जाता है, इसे डिनोट करते हैं हम IE सेकंड से। इसी तरह 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी अगर हम बात करें कि इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत किस में लगती है, तो जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है। यानी कि अगर कोई एटम आइसोलेटेड है या कोई एटम न्यूट्रल है और उसे एनर्जी जो आप दे रहे हो, और वो एनर्जी आपकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, यानी कि आपने उससे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, तो उसकी जो एनर्जी लग रही है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी के कंपेयर में कम रहेगी। यानी कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू कम रहती है। अब कम रहने का रीज़न क्या है वो भी आप समझ लीजिए, क्या रीज़न रहता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के कम होने का। तो जब आप किसी भी एक एटम से, ये मान लो कोई एटम है और इसमें कुछ शेल्स हैं, और इस सेल से आप ये वाला इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल से ये इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है, थर्ड सेल से आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, और थर्ड सेल में और भी कुछ इलेक्ट्रॉन रखे हुए, ये मान लो 3 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे, या 4 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे बना लेते हैं, और आपको इस रेड वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना है। और अभी ये एटम कैसी कंडीशन में, ये एटम अभी न्यूट्रल है, अभी ये एटम न्यूट्रल है, और आपने इसको कुछ एनर्जी दी, यानी कि आपने इसको कुछ एनर्जी दी जो आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल रहेगी, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन इक्वल एनर्जी रहेगी, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया। अब इस कंडीशंस में ये जो एटम्स था, जो न्यूट्रल एटम्स था, ये सिंगल केटायन बन गया, सिंगल
केटायन बन गया, यानी इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपको अगेन इस एटम से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, यानी कि आपको अब आयोनाइजेशन जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी। तो आप इस केटायंस में और एनर्जी देते हो जो आपकी रहने वाली है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब इस केटायंस को आप देखोगे तो इस केटायन का साइज कंपैरेटिवली इस एटम से अब छोटा हो चुका है। छोटा होने का रीजन क्या है कि जो इसका नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ चुका है, क्योंकि जब ये एटम्स न्यूट्रल कंडीशन में था तब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर वो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज जो कि इस एटम्स की शेल्स में जो रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन उनसे आता है, उनकी संख्या इक्वल थी या उनके नंबर्स इक्वल थे, तब ये न्यूट्रल था तब। लेकिन जब आपने इसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दी और इसे केटायन में कन्वर्ट किया तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका था, यानी कि इसमें नेगेटिव चार्ज का डिक्रीमेंट आ गया। अब नेगेटिव चार्ज का डिक्रीमेंट आने की वजह से क्या हुआ कि इसमें प्रोटॉन की संख्या तो वही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में हमें पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो अब जो इसके न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा केटायन की कंडीशन में, जब ये केटायन सिंगली केटायन बन चुका है तब इस इलेक्ट्रॉन्स के निकल जाने की वजह से इस न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इस इलेक्ट्रॉन के हिस्से का जो अट्रैक्शन फोर्स था वो अट्रैक्शन फोर्स भी इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रहा है, प्लस इस एटम्स का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। छोटा होने का रीजन क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स वहां पे बढ़ गया। अब जो न्यूक्लियस है इस एटम्स का न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पावर के साथ में या ज्यादा फोर्स के साथ में अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस कंडीशंस में जो केटायन रहेगा उसका साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अब आपको जब इस केटायन से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, यानी कि जब आपको आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड आपको देनी है इस केटायंस को, तो वो आयोनाइजेशन सेकंड एनर्जी जो रहेगी उसकी वैल्यू आपको काफी ज्यादा देनी पड़ेगी कंपैरेटिवली आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की। इसी तरह जब आपको थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है उसी केटायन से, अब ये केटायन जब आपको थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना रहेगा तो ये केटायन जो रहेगा ये केटायन रहेगा ये डबली चार्ज हो जाएगा। फिर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड देनी पड़ेगी इसमें IE थर्ड, तो अब केटायन इस पे 2 हो गए, यानी कि और इसका नेट न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ गया। तो इस कंडीशंस में आपको जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, उसके लिए और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगने वाली है। तो जो ये क्रम रहेगा या जो ये सिक्वेंस रहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, उसका जो सिक्वेंस रहेगा तो सबसे कम जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगने वाली है वो लगने वाली है IE फर्स्ट में, यानी कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट रहेगी उसकी वैल्यू कम रहेगी एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड के, और आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड की वैल्यू कम रहेगी आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड से। इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी जो फोर्थ रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी किसी भी एटम्स के लिए या किसी भी एलिमेंट्स के एटम्स के लिए। तो ये हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस, कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट रहेगी वो कंपैरेटिवली सबसे कम रहने वाली है। अब बात आती है कि जो एलिमेंट्स के एटम्स है, जो न्यूट्रल एटम्स है, इनको आयोनाइजेशन एनर्जी किस किस फॉर्म में हम दे सकते हैं, यानी कि एनर्जी ये एटम्स किस किस फॉर्म में एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली हम देते हैं किसी भी एटम्स को, एनर्जी किस किस फॉर्म में दे सकते हैं? तो एनर्जी जनरली या तो हम हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, यानी उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, या एनर्जी हम इलेक्ट्रिक करंट दे सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी दे सकते हैं, या हम किसी भी एटम्स को रेडिएशंस के फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं, रेडिएशंस के फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा सकते हैं। अब ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसके अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो इसको मेजरमेंट करने की डिफरेंट टेक्निक है या डिफरेंट मेथड है। अब ये जो डिफरेंट मेथड आई है आयोनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने की, ये कहाँ से आई है? तो ये जिस तरह की आप एनर्जी यूज कर रहे हो आयोनाइज करने के लिए किसी भी एटम्स को, उसके हिसाब से ही ये डिफरेंट मेथड आई है, क्योंकि आप जिस फॉर्म में एनर्जी दोगे उसी फॉर्म में तो उस एनर्जी को कैलकुलेट करोगे। अगर मान लो आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी है उसको तो आप इलेक्ट्रिक मेथड का यूज करोगे, अगर आपने रेडिएशंस की एनर्जी दी है तो आपको रेडिएशंस मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो डिफरेंट मेथड है आयोनाइजेशन एनर्जी के कैलकुलेशंस की, उनकी अभी हम बात करेंगे। पहले इसको रफ करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के मेजरमेंट की, यानी कि मेजरमेंट ऑफ
आयोनाइजेशन एनर्जी, इसे मैं IE लिख रहा हूँ, मेजरमेंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के मेजरमेंट की डिफरेंट टेक्निक है या डिफरेंट इसकी मेथड है। तो जो नंबर फर्स्ट पे जो मेथड है वो मेथड है, नंबर फर्स्ट पे जो हमारी मेथड है वो है इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड, अब इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो आयोनाइजेशन करने के लिए या जो एटम्स को आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी आपने दी होगी या जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट आई होगी या जो एनर्जी यूज हुई होगी, वो यूज एनर्जी कहाँ से आई होगी? तो वो यूज एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट से आई होगी, तभी तो आप इलेक्ट्रिकल मेथड से उसे डिटरमाइन कर रहे हो। तो इलेक्ट्रिकल मेथड से जो आयोनाइजेशन एनर्जी उसके कैलकुलेशन की या मेजरमेंट की एक टेक्निक्स होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है पहले, क्योंकि आपको आयोनाइजेशन एनर्जी मेजरमेंट करने के लिए पहले आयंस को कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, पहले एटम्स को एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना इलेक्ट्रिकल, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है या एक एपरेटस है, वो एपरेटस हम बनाते हैं और समझते हैं कि उसका जो प्रिंसिपल्स रहता है वो किस तरह से काम करता है। तो इस एपरेटस में एक ट्यूब रहती है, एक ट्यूब रहती है, डायग्राम थोड़ा खराब बने तो हंसिएगा नहीं, एक ये ट्यूब रहती है और इस ट्यूब के अंदर इधर लगाया जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड में इस ट्यूब के ऊपर लगाया जाता है, लेफ्ट साइड में इस ट्यूब में लगाया जाता है टंगस्टन वायर या टंगस्टन रॉड, इसे आप बोल सकते हो, टंगस्टन वायर इसे बोल दो। टंगस्टन का वायर लगाया जाता है और इस वायर को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है। अभी इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं हो रहा है और इस ट्यूब के सेंटर में, इस ट्यूब के सेंटर में एक ग्रिड लगाई जाती है। ग्रिड का मतलब होता है जाली या इसमें जिसमें छोटे छोटे छेद हो, एक ग्रिड लगाई जाती है और इस ग्रिड का कनेक्शंस किया जाता है और इस ग्रिड का कनेक्शंस किया जाता है अमीटर से। अब अमीटर का क्या काम होता है? तो अमीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मेजरमेंट करता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। और इस ट्यूब के राइट हैंड साइड पे लगाया जाता है एक प्लेट लगाई जाती है और इस प्लेट को अमीटर के इस वाले पोर्शन से जोड़ दिया जाता है, यानी कि एक सर्किट क्रिएट किया जाता है और इस सर्किट में अभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही। और जो ग्रिड होता है, ग्रिड पर पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रिड होता है वो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और जो ये प्लेट होती है जो ग्रिड के अपोजिट साइड में या टंगस्टन वायर के अपोजिट साइड में लगी होती है, ये होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड का ये काम करती है। तो इस तरह का ये इंस्ट्रूमेंट होता है। और एक चीज़ होती है कि ये जो ग्रिड रहता है और ये जो आपकी प्लेट है, इस प्लेट के बीच में गैसेस भरी होती है, यानी कि गैसेस के कुछ एटम्स होते हैं, ये गैसियस एटम है। मान लो एक ही तरह की गैस लेते हैं क्योंकि आपको एक ही पर्टिकुलर गैस की आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, तो ये आपने किसी भी एक गैस के यहाँ पे कुछ एटम्स लिए हुए हैं और गैसियस स्टेट में है। ये बार बार इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ मैं कि गैसियस स्टेट में है, क्योंकि कभी भी सॉलिड और लिक्विड की आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं निकाली जा सकती। क्यों नहीं निकाली जा सकती? निकाली जा सकती है, आयन फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, सॉलिड की सरफेस से भी इलेक्ट्रॉन्स को निकाले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कंपैरेटिवली जो आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी वैल्यू आपको ज़्यादा लगने वाली है, क्योंकि जो एटम्स रहते हैं वो बॉन्डेड रहते हैं और बॉन्डेड एटम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगती है। इसलिए हम यहाँ पे जब भी एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी का मेजरमेंट करते हैं तो वो गैसियस स्टेट में करते हैं। चलो वो खैर अलग बात है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो टंगस्टन वायर हमने लिया हुआ, इस टंगस्टन वायर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से सप्लाई करते हैं। अब इस टंगस्टन वायर से क्या होगा, जब इसे इलेक्ट्रिकली हीट किया जाएगा, इलेक्ट्रिकली इसे हीट कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकली हीट कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें सप्लाई कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक करंट से इसे गर्म कर रहे हैं। तो इस टंगस्टन वायर से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, यही तो हम पढ़ रहे हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि इसको आयोनाइज्ड किया हमने, आयोनाइज्ड किया और इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव होने लगे। इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर अब इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये वैक्यूम हुआ है, वैक्यूम है यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ वैक्यूम कैसे हो सकता है, इसमें तो छेद है। तो ये जो छेद होते हैं ये काफ़ी बारीक छेद होते हैं, काफ़ी छोटे छिद्र होते हैं, काफ़ी छोटे होल होते हैं, जिनसे कि इस गैस के एटम उधर नहीं जा सके, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज तो बहुत छोटा होता है एटम के कंपेयर में।
तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ग्रिड की तरफ बढ़ने लग जाते हैं जब आप इस टंगस्टन को इलेक्ट्रिकली हीट कर देते हो। और ये इलेक्ट्रॉन्स टंगस्टन वायर से चलते हुए इस पॉजिटिव चार्ज, इधर क्यों चल रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ग्रिड की तरफ चलते हैं और इस ग्रिड के होल से होते हुए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इंटर कर जाते हैं इन गैसेस के एटम्स के बीच में। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इन गैसियस एटम्स के साथ में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो इन गैसियस एटम्स को ये क्या कर देते हैं, ये आयोनाइज्ड कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से या कोलाइड करने से ये जो गैसेस के एटम्स रहते हैं ये गैस के एटम्स आयोनाइज हो जाते हैं, यानी कि इन गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। अब ये जो गैस के एटम जो थे न्यूट्रल थे अभी, वो न्यूट्रल एटम अब आयंस में कन्वर्ट हो गए। तो अब आयंस में कन्वर्ट होने से इन एटम्स में केटायंस और एनायंस का फॉर्म हो गया। अब एनायंस क्या हुआ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो इन एटम से जो नेगेटिव चार्ज रहेगा वो नेगेटिव चार्ज ग्रिड की तरफ बढ़ने लग जाएगा। नेगेटिव चार्ज का फ्लो किधर होगा, नेगेटिव चार्ज का फ्लो ग्रिड की तरफ होगा, क्योंकि ग्रिड पर पॉजिटिव चार्ज है। और जो पॉजिटिव चार्ज या केटायन बने हैं, इन केटायन का फ्लो किधर की तरफ होने लगेगा, तो इन केटायन का फ्लो होने लगेगा इस नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे या नेगेटिव जो चार्ज थे उनका फ्लो हो रहा है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और जो पॉजिटिव केटायन थे उनका फ्लो हो रहा है नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो आपको पता ही होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यही तो होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है कि नेगेटिव साइड से नेगेटिव चार्ज का फ्लो पॉजिटिव चार्ज की और पॉजिटिव आयन का फ्लो नेगेटिव प्लेट की तरफ, यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो गई। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कहाँ पे आपको शो होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आपको अमीटर में शो होगा, यानी कि अमीटर का पहले ये कांटा जो यहाँ पे था 0 पे था, वो अब कुछ जितने भी एम्पियर पे वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उतने एम्पियर पे आपको शो करने लग जाएगा। यानी कि कहने का मतलब इसका प्रिंसिपल क्या था कि जब आपने टंगस्टन को इलेक्ट्रिकली हीट नहीं किया था तो टंगस्टन से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले थे, तो यहाँ जो गैसेस भरी हुई थी वो गैसेस के जो एटम्स थे वो न्यूट्रली थे। अब ये गैसेस के एटम न्यूट्रली रहेंगे तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही थी। उस कंडीशन में आपका जो अमीटर था ये अमीटर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो शो नहीं कर रहा था। लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिकली हीट किया टंगस्टन को, तो टंगस्टन से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हुआ और वो इलेक्ट्रॉन सीधे बढ़े किसकी तरफ, ग्रिड की तरफ, और ग्रिड से होते हुए वो इंटर कर गए इस गैस के एटम्स के बीच में, और इन गैस के एटम्स को उन इलेक्ट्रॉन्स ने आयोनाइज कर दिया। और आयोनाइजेशन होने से यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ वो पॉजिटिव चार्ज है वो केटायंस प्लेट माइनस प्लेट की तरफ बढ़े, और जो नेगेटिव चार्ज था वो ग्रिड की तरफ बढ़ा, और इस ग्रिड और इस नेगेटिव चार्ज की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग गई और उस इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हमें अमीटर में दिखना या अमीटर में शो हुआ। तो जब अमीटर में शो हुआ और ये जो प्रोसेस हुई ये बहुत ही जल्दी हुई है, ये प्रोसेस बहुत ही इंस्टेंट टाइम में हो गई। तो जब आपने देखा जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया, पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाई, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की होगी या कम एम्पियर या कम पावर की इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई की, टंगस्टन से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज किया तो टंगस्टन से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हुए होंगे और ये इलेक्ट्रॉन सीधे निकलकर ग्रिड से होते हुए ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है अभी मैंने आपको बताई ये होने शुरू हो गई। तो जो आपने इस कंडीशन में जब आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शो हो गई, उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने दिया है उसी पोटेंशियल को हम कहेंगे कि इस कंडीशन में जो टंगस्टन की आयोनाइजेशन एनर्जी, वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको शो हुआ या वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिससे आपको अमीटर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शो हुआ, उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कहेंगे टंगस्टन की आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकली मेथड से आप मेजरमेंट करते हो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसके बाद में एक और मेथड आपकी आती है, उस मेथड की हम बात करते हैं, पहले इसे रफ करेंगे। तो जो सेकंड मेथड आती है वो हमारी रहती है फोटो आयोनाइजेशन मेथड। फोटो आयोनाइजेशन मेथड, ये ग्रीन वाला मार्कर हमेशा ऐसा ही करता है, इसमें अभी तो इंक डाली थी फिर भी लाइट चल रहा है ये। तो फोटो आयोनाइजेशन मेथड में आप फोटो से ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी किस फॉर्म में देंगे, वो एनर्जी हम रेडिएशंस के फॉर्म में देंगे, रेडिएशंस के
फॉर्म में देंगे और रेडिएशंस के फॉर्म में हम जब एनर्जी देंगे और आयंस में कन्वर्ट करेंगे किसी भी गैस के आइसोलेटेड एटम्स को। तो इसके लिए भी एक एपरेटस होता है, वो एपरेटस कुछ इस तरह से होता है, एक बॉक्स से होता है इसमें, और ये बॉक्स का यहाँ से मुंह खुला हुआ होता है और इसमें से हम गैसेस एंटर करवाते हैं और इस बॉक्स के अंदर भी हम 2 प्लेट लगाते हैं और इन 2 प्लेट को भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखते हैं और इसे हम मीटर से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो प्लेट रहती है पॉजिटिव चार्ज, ये जो प्लेट रहती है ये नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों प्लेट के बीच में कुछ गैसेस भरी हुई होती है। अब इस कंडीशन में ये जो गैसेस रहती है ये गैसेस अभी न्यूट्रल एटम के साथ है, यानी कि इन गैसेस के जो एटम है वो अभी न्यूट्रल है और अमीटर में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो शो नहीं हो रहा है इस पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में, या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में, क्योंकि अभी जो यहाँ गैसेस है वो न्यूट्रल है। लेकिन जब हम इसे एनर्जी देते हैं, और ये एनर्जी हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, एच म्यू, यानी कि फोटोन के फॉर्म में हम एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि रेडिएशन दे रहे हैं, हम लाइट डाल रहे हैं इसके ऊपर। तो जब ये एटम्स को हम फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी देते हैं और ये जो फोटॉन्स हमारे पास में आ रहे हैं ये किसी भी एक सोर्स से आ रहे हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ में या पर्टिकुलर एनर्जी के साथ में, तो जब हम फोटॉन्स की एनर्जी यहाँ पे देते हैं तो ये जो गैसेस के एटम्स रहते हैं ये एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो इनसे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो इमिट होंगे वो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ बढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जो केटायंस बने हुए हैं, एटम्स से केटायंस बने हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद में, वो केटायंस बढ़ेंगे आपकी नेगेटिव प्लेट की तरफ या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और इस तरह से आपको अमीटर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शो हो जाएगा। अब ये जब इलेक्ट्रिसिटी का आपको फ्लो शो होने लगेगा तो आप यहाँ पे जिस सोर्स से आपके फोटोन आ रहे हैं या फोटोन्स इमिट हो रहे हैं वहाँ की आप रेडिएशंस की एनर्जी या फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेंगे, फ्रिक्वेंसी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस फ्रिक्वेंसी की एनर्जी से हमें पता चल जाएगा कि ये जो यहाँ पे गैस रखी हुई है इस गैस को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, और वो हमें कैसे पता चलेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना लग जाएगी जो कि हमें अमीटर में शो हो जाएगी। तो इस तरह से हम फोटो आयोनाइजेशन मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गैस के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसके बाद में जो थर्ड मेथड आती है उसकी बात करते हैं। तो जो थर्ड मेथड रहती है उसका नाम है हमारा स्पेक्ट्रल मेथड। स्पेक्ट्रल मेथड। अब स्पेक्ट्रल मेथड नाम से ही स्पष्ट है कि कोई स्पेक्ट्रम आप क्रिएट करोगे या कोई स्पेक्ट्रम आप बनाओगे और उस स्पेक्ट्रम के हिसाब से आप एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी मेजर करोगे। तो स्पेक्ट्रम आप किस तरह से बनाते हो कि आपने मान लो कोई गैस रखी हुई है, किसी भी ट्यूब के अंदर आपने कोई गैस रखी हुई है और इस गैस पर आप कोई एनर्जी डाल रहे हो, कोई रेडिएशंस डाल रहे हो। अब इस रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम आपको पता है कितनी आप फ्रीक्वेंसी की एनर्जी यूज कर रहे हो, यानी कि इस एनर्जी का एच म्यू आपको पता है। और जब आप इस गैस के सिंपल से इस एनर्जी को निकालोगे, यानी कि इस एनर्जी से जो ट्रांसमिटेड होने वाली जो एनर्जी है, यानी कि जो इससे निकल के आने वाली एनर्जी, और इस पे भी सेम वही इंस्ट्रूमेंट आपने लगाया हुआ, अमीटर लगाया हुआ है और अभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होगी, जब ये जो गैसेस रहेगी ये आयोनाइज्ड हो जाएगी, यानी कि इस गैस के जो एटम है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ अमीटर लगा हुआ है और इसका जब आप स्पेक्ट्रम निकालते हो, जब आप इसका स्पेक्ट्रम बनाते हो, तो इस स्पेक्ट्रम के कंपेयर में इस स्पेक्ट्रम में कुछ फ्रीक्वेंसी या कुछ एनर्जी या कुछ वेवलेंथ की जो लाइन्स रहेगी या कुछ वेवलेंथ इस स्पेक्ट्रम में गायब रहेगी। कुछ मान लो कि यहाँ से 700 नैनोमीटर वाले लेम्डा की एनर्जी या वेवलेंथ यहाँ से गायब है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जो गैसेस रखी हुई है, यहाँ पे गैस, ये गैस जो रखी है, इस गैस के जो एटम्स है उसने 700 लेम्डा वाली, 700 लेम्डा यानी कि तरंगदैर्घ्य बोलते हैं इसे, वेवलेंथ बोलते हैं, लेम्डा को वेवलेंथ मेजर करते हैं लेम्डा में हम। तो इन गैस के एटम्स ने जिस वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है वो वेवलेंथ की एनर्जी हमें इस स्पेक्ट्रम पर प्लॉट नहीं होगी और हमें पता चल जाएगा कि ये जो गैस रखी हुई है इस गैस को जो आयोनाइज होने में कितनी एनर्जी की ज़रूरत लगती है। तो इस तरह से हम स्पेक्ट्रल मेथड से भी आयोनाइजेशन एनर्जी को मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद में आता है कि जो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है ये किस किस पे डिपेंड करती है, यानी कि कौन कौन से फैक्टर है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्टेड करते हैं। तो उसकी हम बात करते हैं, पहले इसे रफ करेंगे। फैक्टर्स की बात करते हैं जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्टेड करते हैं, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी कि कौन कौन से फैक्टर है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्टेड करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट नंबर पर फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज
तो देखो आयोनाइजेशन में आप क्या करते हो कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल करवाते हो। अब अगर एटम का साइज ज़्यादा बड़ा है, एटम का साइज बड़ा है, यानी कि ये मान लो इस एटम का न्यूक्लियस है और एटम का साइज काफ़ी बड़ा है, तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स भी ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन्स, आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल्स में बैठा होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन्स की इस न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन्स पे जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स रहेगा वो भी कम रहेगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ये इलेक्ट्रॉन्स इस एटम्स के अंदर लूजली बॉन्डेड रहेगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना यहाँ से आसान रहेगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी उसकी वैल्यू कम रहेगी। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा, एटम्स का साइज इंक्रीज होता जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी आपको कम लगती जाएगी, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी की उस एटम्स के लिए डिक्रीज होती जाएगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे अफेक्ट करती है एटॉमिक साइज से, तो आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो अफेक्टेड होती है एटॉमिक साइज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी वैसे वैसे डिक्रीज करेगी। इसके बाद में जो दूसरा फैक्टर आता है आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाला वो होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज कि न्यूक्लियर चार्ज किस तरह से अफेक्ट करता है। अब इस एटम्स का न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज जब होगा, बैकग्राउंड साउंड पे आप अभी माइंड मत कीजिएगा, तो जैसे जैसे इस एटम्स, सब्जी बेचने वाले आए हैं भैया तो चलिए हम तो हमारे टॉपिक्स पे आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज से किस तरह से अफेक्टेड होगा, तो इस न्यूक्लियस के अंदर अगर चार्ज या प्रोटॉन्स की नंबर ऑफ इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे, तो क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन्स को, अब ये जो प्रोटॉन्स रहेंगे ये ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स डालेंगे, ये ज़्यादा इसको बाइंडिंग करके रखेंगे, ज़्यादा पावर के साथ इसे बांध के रखेंगे। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन्स को वहां से रिमूव करने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी उसकी वैल्यू आपको ज़्यादा लगने वाली है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज करती जाएगी। इसके बाद में जो थर्ड फैक्टर आता है जो अफेक्ट करता है वो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट या इसे हम बोलते हैं शेल्डिंग। शेल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं जब हमने लेक्चर नंबर 2 पढ़ा था, वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने पढ़ा था। तो शेल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है उसकी हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन फोर्स काम करता है, क्योंकि आपको पता है कि सेम चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक रिपल्शन फोर्स काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो रिपेल करते हैं, बाहर की तरफ पुश करते हैं, और हमें तो इसी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है यहाँ पे। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ से रिपल्शन फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन से, और जाना भी इस इलेक्ट्रॉन्स को इसी डायरेक्शन में, यानी कि हमें इसी डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रॉन को ले जाना है। इस डायरेक्शन में ले जाने का मतलब क्या है कि यहाँ से रिमूव करना है, और ये फोर्स भी इस तरफ काम कर रहा है जो कि अट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शंस के अपोजिट रहेगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि शेल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स पर, उस इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी कम लगने वाली है। क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम इसलिए लगेगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को तो पहले से ही रिपल्शन फोर्स फील हो रहा है बाहर की तरफ। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी रहती है वो शेल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाएगी। इसके बाद में जो फोर्थ फैक्टर आता है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्टेड करता है, वो फोर्थ फैक्टर होता है पेनिट्रेशन ऑफ सबशेल। पेनिट्रेशन ऑफ सबशेल। अब सबशेल क्या होती है? सबशेल आपने पढ़ी रखी है, हमने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तब। सबशेल क्या होती है? सबशेल हम किन्हें बोलते हैं? तो जो एस
PDF यानी जिन्हें एजीमुथल क्वांटम नंबर से एक्सप्रेस करते हैं उन्हें हम सबशेल कहते हैं। अब ये सबशेल जो रहती है इनकी एनर्जी भी डिफरेंट डिफरेंट रहती है, यानी कि जो सबशेल्स रहती है सबशेल, P सबशेल, D सबशेल, F सबशेल, उनकी एनर्जी भी डिफरेंट डिफरेंट रहती है। अब डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी में अगर इलेक्ट्रॉन्स बैठा है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। अब डिफरेंट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की भी वैल्यू डिफरेंट रहेगी। तो जो पेनिट्रेशन ऑफ सबशेल रहता है या जो सबशेल का जो क्रम रहता है, तो जो S सबशेल रहती है, S सबशेल रहती है वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज रहती है। न्यूक्लियस के सबसे क्लोज रहने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे S सबशेल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगेगी, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन्स की उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी। इसके बाद में P सबशेल आता है, इसके बाद में D सबशेल आता है, इसके बाद में F सबशेल आता है। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो क्रम रहने वाला है इन सबशेल के लिए, वो सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगने वाली वो S सबशेल को, फिर P सबशेल को, फिर D सबशेल को एंड लास्ट में F सबशेल को, यानी F सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना सबसे आसान होता है। इसके बाद में जो फोर्थ फैक्टर आता है जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है, वो फोर्थ फैक्टर है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब क्या होता है? तो जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था वहां पे, जब हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स रहते हैं, यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हाफ फील्ड रहते हैं। मान लो हम एक P का एग्जांपल लेके चलते हैं, P ऑर्बिटल्स का एग्जांपल लेके चलते हैं। 3 P ऑर्बिटल हम बनाते हैं, ये 3 P ऑर्बिटल है हमारे पास में, ये 3 P ऑर्बिटल है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो इन 3 ऑर्बिटल्स में मान लो इलेक्ट्रॉन फील है, और ये जो तीनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फील है वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फील है। मान लो एक ऑर्बिटल्स के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फील है, एक ऑर्बिटल्स के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन फील है, और एक ऑर्बिटल्स के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फील है, यानी कि ये जो लास्ट ऑर्बिटल है ये फुली फील्ड है। तो इस तरह के ऑर्बिटल्स को जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन फील्ड है वो मान लो एक ऑर्बिटल खाली है, या इसमें जो इलेक्ट्रॉन फील्ड है वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड नहीं है, बाकी ये किसी भी तरह का फील्ड हो सकता है। मान लो ये इस तरह का फील्ड भी हो सकता है, मान लो ये इस तरह का भी फील्ड हो सकता है, लेकिन इसे फुल फील्ड नहीं हो सकता। तो इस ऑर्बिटल्स के अंदर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए, तो इस तरह के ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे पार्शियली फील्ड, पार्शियली फील्ड। और इस तरह के ऑर्बिटल जिसमें कि हाफ फील्ड है, यानी कि तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उन्हें हम बोलते हैं हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। और जो पूरे भरे ऑर्बिटल्स रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं फुल फील्ड, फुल फील्ड। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आता है एटम्स का, अगर उनमें फुल फील्ड ऑर्बिटल आ रहा है, लास्ट ऑर्बिटल अगर फुल फील्ड आ रहा है, तो वो सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कहा जाएगा। यानी कि सबसे जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस देता है वो कौन देता है? तो फुल फील्ड देगा, वो फुल फील्ड का सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस रहेगा। और इस फुल फील्ड ऑर्बिटल से अब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना इतना आसान नहीं रहेगा, इसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी वो रहेगी फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक और कॉन्फ़िगरेशंस की। उसके बाद में स्टेबिलिटी आती है हाफ फील्ड में, तो उसके बाद में हाफ फील्ड की रहेगी, और सबसे लास्ट में आती है, अरे यार इसे उल्टा बना दिया, लास्ट में आती है पार्शियली फील्ड की। तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कहाँ से किया जा सकता है? पार्शियली से, फिर हाफ फील्ड से, और फिर फुल फील्ड से। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्टेड करता है। इसके बाद में जो आता है लास्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है आयोनाइजेशन एनर्जी को, वो होता है नेट न्यूक्लियर चार्ज। लास्ट फैक्टर है हमारा नेट न्यूक्लियर चार्ज, नेट न्यूक्लियर चार्ज। अब ये नेट न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? हमने तो न्यूक्लियर चार्ज पढ़ लिया, तो ये होता है ओवरऑल न्यूक्लियर चार्ज। अब नेट न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल चुके हो, एक इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल कर चुके हो, तो उस कंडीशंस में जो वो एटम्स रहता है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उस एटम्स के ऊपर एक पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है, और वो जो एटम्स रहेगा वो अब कैटायंस कहलाएगा।
तो इस कंडीशन में केटायन होने के बाद में इस एटम्स के ऊपर न्यूक्लियस जो रहता है इसमें कंपैरेटिवली जो चार्ज रहेगा या नेट न्यूक्लियर चार्ज जो रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं है। तो इस कंडीशंस में जब इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है, वही हमने अभी जो देखा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब एटम से एक इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है तो उसका जो कंपैरेटिवली या हम कहें कि नेट न्यूक्लियर चार्ज रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब नेट न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा उस एटम्स के लिए या उस आयंस के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी वो इंक्रीज करती जाएगी। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्टेड करते हैं, यानी कि कुछ फैक्टर्स आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, कुछ फैक्टर्स में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को डिटेल्स में पढ़ा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उसे मेजरमेंट करने की टेक्निक्स या मेथड्स क्या होती है और फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूरा आइडिया लग गया होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किस तरह से होती है, किस तरह के फैक्टर से अफेक्टेड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो लेक्चर को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको आयोनाइजेशन एनर्जी समझने की बहुत ज़रूरत है, या आपको लगता है कि मेरे दोस्त का भी इससे भला हो सकता है, तो उन दोस्तों के साथ में आयोनाइजेशन एनर्जी का हमारा ये लेक्चर जरूर शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे, तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।